हेलो साथियों, आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है इंग्लिश इस क्लास में। चलिए साथियों, हम क्या करते हैं, प्रीपोजिशन हम लोग पढ़ रहे थे, उसी क्लास को हम क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए साथियों, प्रीपोजिशन को हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए साथियों, प्रीपोजिशन को हम लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ रहे हैं और एक एक चीजें हम लोग क्लियर करते हुए जा रहे हैं। तो चलिए साथियों, पढ़ते हैं आगे। ट्रिक नंबर हमारा है ट्रिक नंबर 34, है ना। ट्रिक नंबर 34 में हमको कुछ शब्द चयन करते हैं, जैसे कि शब्द के अनुसार हम लोग चल रहे थे। इससे क्या होगा, आपका स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे सारी चीजें क्लियर होते जा रही हैं। तो चलिए, जैसे शब्द आ जाता है, मान के चलिए, जैसे शब्द है कम, ट्रेवल, शब्द है कम, ट्रेवल, गो, कम, ट्रेवल, गो, जर्नी। जैसे चार शब्द है कम, ट्रेवल, गो और जर्नी। इसके साथ दो वर्ड आता है। इसके साथ क्या क्या वर्ड आता है, दो वर्ड आ सकता है। एक तो आ सकता है इन और एक आ सकता है बाय। जब कम, ट्रेवल, गो और जर्नी की बात करें तो इसके साथ क्या क्या शब्द आ सकता है, इन और बाय आ सकता है। अब कब आएगा, ये कब आएगा, जब यहां पर कोई साधन हो, कोई व्हीकल हो, जैसे बस हो गया, ट्रेन हो गया, कार हो गया, बाइक हो गया, कुछ भी हो सकता है ना। तब इन आ सकता है और बाय आ सकता है। अब इन कब आएगा, इन आएगा जब यहां पास क्या रहेगा, आर्टिकल। क्या रहेगा, आर्टिकल। और जब आर्टिकल नहीं रहेगा तो क्या यूज करेंगे, केवल और केवल बाय का यूज करना है। जैसे मैं बोलूंगा ही गोस डैश बस। जैसे पहला एग्जांपल मैंने लिया सामान्य, जैसे मैं लिखा दे गो डैश अ कार, दे गो अ कार, ऐसा। फिर लिख दिया मैं जैसे ही कम्स डैश अ बाइक। जैसे ऐसा एग्जांपल हमने ले लिया, सिंपल एग्जांपल। अब देखिए यहां पर समझना, तीनों से आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए और भी हो सकता है ना, गो के जगह क्या हो सकता है, कम या फिर ट्रेवल या फिर जर्नी, तीनों चारों हो सकता है। तो देखिए ही गोस, उसके बाद क्या है, कोई क्या आ सकता है, या तो इन आएगा या तो बाय आएगा, क्योंकि साधन का प्रयोग हुआ है कम, गो, ट्रेवल, ये चार चीज होना चाहिए। तो देखिए बस से है ना, तो बस सीधा क्या लग जाएगा यहाँ पास, बाय बस। अब यहाँ पास क्या आ गया, देखिए आर्टिकल। यदि आर्टिकल आएगा तो क्या लगाना है, इन का यूज करना है। किसका यूज करेंगे, इन का यूज करेंगे। ठीक, समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ही कम्स डैश अ बाइक। अब बाइक फिर से आर्टिकल आ गया है। आर्टिकल में ए एन द कुछ भी आ सकता है, तीनों आएगा तो आपको क्या यूज करना है, इन का यूज करना है। लेकिन यहाँ ध्यान रखना चार चीजें, कौन कौन सा, कम, ट्रेवल, गो और जर्नी। चलिए नेक्स्ट रूल में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रूल में आते हैं। चलिए नेक्स्ट रूल हमारा ये है कि मान के चलिए ट्रिक नंबर 34 के बाद 35 में, ट्रिक नंबर 35। अब देखिए यहां पर समझना, यदि हमको किसी के उस पार की बात करना है ना, उस पार, ध्यान से समझना, उस पार का यदि हमको उल्लेख करना, उस पार को बोलते हैं अंग्रेजी में एक्रॉस। उस पार को क्या बोलते हैं, एक्रॉस। जैसे मैं बोलूंगा, जैसे सिंपल समझना, उस पार, यदि मैं बोलता हूं राम नदी के उस पार रहता है ना, राम नदी के उस पार रहता है। ठीक है, तो जैसे ऐसा बोल सकते हैं, राम लाइव across द रिवर। इस प्रकार से बोल सकते हैं, राम लाइव across द रिवर। राम नदी के उस पार रहता है, उस साइड रहता है। ठीक है, मतलब नदी है बीचों बीच और उसके उस पार राम क्या है, निवास करता है या रहता है, ऐसा बोल सकते हैं। और भी बोल सकते हैं, जैसे राम तैरकर नदी के उस पार अपने गांव पहुंचा, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे बोल सकते हैं राम स्वयं
राम स्वयं, ठीक है, तैर कर उसको पार कर सकता है, तो राम स्वयं अक्रॉस द रिवर टू, ऐसा बोल सकते हैं, हाँ, रिवर टू हिज विलेज, इस प्रकार कोई सा भी सेंटेंस हो सकता है। तो अक्रॉस में आपको ध्यान रखना है, उस पार की स्थिति में हम क्या यूज करेंगे, अक्रॉस का यूज करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा रूल नंबर 36, रूल नंबर 36 ये इंपॉर्टेंट है। देखिए इंपॉर्टेंट थोड़ा सा रूल है, सभी रूल ऐसे इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है उसी को पढ़ रहे हैं। अब देखिए इसके बाद ट्रिक नंबर 36 क्या करता है, देखिए समझना, दो चीज आपको ध्यान में रखना है, दो चीज। यदि शेप की बात करें, है ना, शेप और नेचर, तो शेप यदि चेंज होता है, शेप मतलब आकार, यदि आकार परिवर्तन होता है, चाहे नेचर मतलब प्रकृति परिवर्तन होता है, दोनों क्या हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है, ये भी बदल सकता है, ये भी बदल सकता है, ठीक है, दोनों बदल सकता है। तो इसके साथ दोनों बदलेगा, तो इसके साथ अपन को यूज करना है फ्रॉम का, किसका यूज करना है, फ्रॉम का यूज करना है। यदि दोनों बदल जाएगा, शेप और नेचर दोनों बदल जाए, तो क्या यूज करना है, फ्रॉम का यूज करना है। लेकिन यदि केवल और केवल ध्यान से समझना, यदि शेप और नेचर दोनों बदल गया तो क्या यूज करना है, फ्रॉम का यूज करना है। यदि शेप और नेचर में कोई एक चीज और वो शेप बस बदलता है, कौन सा बदलता है, शेप बदलता है, और नेचर क्या होता है, नहीं बदलता है। तो केवल और केवल यदि शेप बस बदलता है, प्रकृति उसका नहीं बदलता है, तो उस स्थिति में हमको एक और प्रीपोजिशन यूज करना है, जो कि नया प्रीपोजिशन है, और वो प्रीपोजिशन हमारा होता है आपका यूज। इसका यूज, आपका यूज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसको पूछा जा सकता है। शेप बदला और नेचर बदला, केवल शेप बदलेगा तो आप, दोनों बदलता है तो फ्रॉम का यूज करेंगे। चलिए एग्जांपल से इसको हम क्या करते हैं, क्लियर करते हैं। आप लोग बताइए, समझ गए होंगे, और उदाहरण लिख रहा हूं, उससे आपको क्या होगा मालूम चलेगा। चलिए जैसे उदाहरण हमारे पास है, स्टील इज मेड डैश, ब्लैंक कैसा रहेगा आपके एग्जाम में, आयरन। पहला एग्जांपल नंबर 2, अनुमान लगाइए क्या आ सकता है, फ्रॉम आ सकता है, क्या आ सकता है, अनुमान लगाइए। जैसे मैं बोल सकता हूं, दिस टेबल इज मेड डैश वुड, ऐसा बोल सकते हैं, वुड, ठीक, ऐसा हमने कह दिया। एग्जांपल और लेते हैं, चलिए एक एग्जांपल और, जैसे एग्जांपल है, कर्ड इज मेड डैश मिल्क, ऐसा, ठीक, कर्ड इज डैश मेड मिल्क, ऐसा, ठीक। अब बताइए क्या आ सकता है ना। पहला एग्जांपल देखिए, स्टील इज मेड डैश आयरन। अब यहाँ पर बताइए, स्टील जो है ना, स्टील चेंज किसमें हो गया, पूरा स्टील किसमें चेंज हो गया है, स्टील मेड किससे बना है, आयरन से मिलकर बना है, इस प्रकार से कहा जा रहा है ना। तो क्या बताइए, क्या जो आयरन है यहाँ पर आयरन हुआ क्या, स्टील में बदल गया, स्टील बदल गया, एक कच्चा माल है आयरन और इसमें बदल के स्टील में, तो यहाँ पर उसी से बना हुआ, मतलब उसका आकार चेंज हो गया, क्योंकि आयरन का स्टील में बदल गया, प्रकृति भी बदल गया। स्टील तो प्रकृति अलग है, स्टील का गुण अलग है, आयरन का गुण अलग होता है, आयरन की प्रॉपर्टीज अलग होती है कि नहीं, ठीक है ना। तो स्टील और आयरन, तो आयरन से स्टील बदल गया, तो उसका दोनों चेंज हो गया। क्या क्या चेंज हो गया, शेप भी चेंज हो गया, मतलब आकृति चेंज हो गया, उसके अलावा क्या चेंज हो गया, उसकी प्रकृति भी चेंज हो गई। तो दोनों चेंज हो गया, मतलब दोनों चेंज मतलब क्या यूज होगा बताइए, फ्रॉम का, क्या यूज होगा, फ्रॉम का यूज करेंगे। दूसरा देखिए, दिस टेबल इज मेड डैश वुड। अब देखिए, अब यहाँ पर टेबल है ना, क्या है, टेबल किसमें बदल रहा है, टेबल किससे बना है, वुड से मिलकर बना है, मतलब लकड़ी से क्या बन गया, टेबल बन गया। टेबल का आकार क्या हो गया, लकड़ी का आकार चेंज हो गया, शेप क्या हुआ, चेंज। लेकिन प्रकृति बदला क्या टेबल लकड़ी का ही नहीं है, इसी से मिलकर बना है तो लकड़ी का ही होगा।
मतलब यहाँ पर नेचर क्या नहीं हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है, शेप बस चेंज हो रहा है। मतलब क्या आ जाएगा यहाँ पर, प्रीपोजिशन यूज होगा। समझ में आया? ठीक, चलिए। कर्ड इज मेड डैश मिल्क। अब देखिए, कर्ड मतलब दही और दूध, इससे बना है ना, तो मिल्क से मिलकर क्या बन गया, कर्ड हो गया। तो यहाँ पर नेचर क्या हो रहा है, प्रकृति क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। प्रकृति क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इससे प्रकृति क्या हो रहा है, चेंज हो जा रहा है। यहाँ पर मिल्क से कर्ड में बदल गया, दोनों में अलग अलग हो गया, और उसकी प्रकृति भी बदल गई, दोनों चेंज हो गए, प्रकृति और आकृति भी, क्योंकि दोनों का अलग अलग प्रॉपर्टीज होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फ्रॉम आ जाएगा। इस प्रकार हमको क्या करना है, ध्यान में रखना है कौन कौन सा प्रीपोजिशन आफ्टर, दोनों चेंज होगा तो फ्रॉम, शेप और नेचर चेंज होगा तो क्या यूज करेंगे, आपका यूज करेंगे। यहाँ पर दोनों चेंज हो रहा है ना, प्रकृति भी चेंज हो रहा है, आकृति भी चेंज हो रहा है, दोनों का प्रॉपर्टी अलग अलग होता है। समझ में आया? चलिए, लेकिन यहाँ पर लकड़ी ही था, लेकिन शेप क्या हो रहा है, वहाँ पर चेंज हुआ। तो इस प्रकार से हमको इसको क्या करना है, ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला ट्रिक नंबर नोट करिए ना, नोट करके चलिए। अगला ट्रिक 37, ट्रिक नंबर 37, ट्रिक नंबर 37 में आते हैं। देखिए 37 क्या कहता है, देखिए समय की बात करेंगे, है ना, अपन हम बात करेंगे टाइम रिलेटेड। टाइम के लिए क्या क्या कंजंक्शन प्रीपोजिशन यूज होता है टाइम रिलेटेड में। अब देखिए टाइम में जैसे अपन यूज करेंगे बिटवीन का, टाइम के लिए अपन यूज करेंगे जैसे बिटवीन का यूज करते हैं, समझना। टाइम के लिए यूज करते हैं अपन बिटवीन का यूज तो करते हैं, उसके साथ साथ फ्रॉम का भी यूज करते हैं। तो बिटवीन और फ्रॉम का यूज यहाँ पर देखते हैं टाइम के सेंस में ना। समय के संबंध में हम क्या देखते हैं, समय के संबंध में बिटवीन और फ्रॉम का उपयोग देखते हैं, यूज देखते हैं। तो देखिए समझना, देखिए यदि मान के चलिए टाइम और टाइम के बीच एंड है, देखिए समझना, टाइम और टाइम के बीच, यहाँ पर टाइम और टाइम के बीच यदि एंड आ जाता है, टाइम और टाइम के बीच क्या आ गया, एंड आ गया, और टाइम के बीच, दो तो समय के बीच यदि टू आ जाता है, टाइम एंड टाइम और टाइम टू टाइम, ऐसा, तो एंड वाले में तो आपको लगाना है बिटवीन। क्या लगाना है, एंड वाले में तो बिटवीन लगाना है, इंपॉर्टेंट दूसरा पॉइंट। अब बताइए दूसरा क्या हो सकता है, यदि टाइम टू टाइम और टाइम एंड टाइम में बिटवीन, तो टाइम टू टाइम में क्या लगेगा, बताइए, फ्रॉम लगेगा। क्या लगेगा, फ्रॉम लगेगा। इस चीज को आपको क्या करना है, दिमाग में बैठा के रखना है, क्योंकि दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है, क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकता है, बिटवीन टाइम एंड टाइम, फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब देखिए पता कैसे चलेगा कि एंड लगाएंगे बिटवीन लगाएंगे, दो समय के बीच, बिटवीन में ज्यादा लेटर है तो बड़ा एंड, ज्यादा 3 अक्षर का हो गया, फ्रॉम 4 अक्षर का है तो कम वाला छोटा वाला हो गया, है। तो इस प्रकार से टाइम टू टाइम के बीच में ये दोनों यूज होता है। चलिए जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं लिखता हूँ एग्जांपल, समझना, आप लोग बताना, है ना, क्या आ सकता है। देखिए एग्जांपल इस प्रकार से, प्लीज कम, इस प्रकार से एग्जांपल, प्लीज कम टू मी डैश 4 PM and 6 PM। प्लीज कम टू मी 4 PM और 4 PM and 6 PM। अब यहाँ पर PM दो है ना, दो समय है, एक दो समय, और इसमें क्या जुड़ा हुआ है, एंड जुड़ा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बिटवीन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बिटवीन आ जाएगा। अब देखिए इसी में मैं बोलूंगा दूसरा एग्जांपल, इसी को ले लेते हैं, जैसे इसी में जैसे ऐसा है, प्लीज कम टू मी डैश 4 PM to 6 PM, इस प्रकार से। तो क्या लगा देंगे यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या हो गया, टू आ गया, मतलब क्या लगा दोगे, फ्रॉम लगा दो। चलिए आप लोगों को क्लियर हो चुकी होगी बात, ठीक। चलिए समझ में आया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट ट्रिक हमारा है, नेक्स्ट ट्रिक 38। नेक्स्ट ट्रिक क्या है, 38। अब देखिए 38 हमारा क्या करता है, एक वर्ड आता है कांग्रेचुलेशन, है ना,
या कांग्रेस, है ना, इसके साथ क्या यूज करते हैं, ऑन का यूज करते हैं। कांग्रेचुलेटेड के साथ क्या यूज करते हैं, ऑन का यूज करते हैं, इसको ध्यान रखना। कांग्रेचुलेटेड के साथ क्या यूज करते हैं, ऑन का यूज करते हैं। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है ज्यादा। जैसे एग्जांपल लिख लिए, एग्जांपल आई कांग्रेचुलेटेड हर डैश, आई कांग्रेचुलेटेड हर सक्सेस, ऐसा लिख सकते हैं। कुछ भी हो सकता है आपके एग्जांपल, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कांग्रेचुलेट के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आता है, फिक्स प्रीपोजिशन, ऑन का यूज हमको करना है। कौन सा यूज करना है, ऑन का यूज करना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑन। और भी एग्जांपल आप लोग बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ट्रिक नंबर 39 की बात है। अब देखिए जैसे मान के चलिए कोई सुरंग है ना, केनल है, टनल है ना, कोई टनल है ना, कोई टनल है ना, कोई सुरंग है ना, कोई सुरंग है ना, या कोई पाइप है, ठीक है, पाइप है ना, पाइप है, ठीक है। तो इस प्रकार का यदि शब्द वाले यूज होता है ना, या किसी के अंदर से गुजरने वाली बात होती है, तो उस स्थिति में हम लोग यूज करते हैं शब्द, उस स्थिति में हम लोग शब्द यूज करते हैं थ्रू। क्या यूज करते हैं, थ्रू वर्ड यूज करते हैं। थ्रू मतलब किसी के अंदर से होकर जाना। जैसे मैं बोलूंगा, जैसे एग्जांपल समझना, वाटर फ्लोस डैश पाइप, ऐसा मैं बोल दिया, वाटर फ्लोस डैश पाइप। तो क्या हो जाएगा, वाटर फ्लोस थ्रू आ पाइप, ऐसा हो सकता है। ये लगा रहेगा ना, एक पाइप से क्या होता है, पानी उसके अंदर से जा रहा है, थ्रू। जैसे मैं बोल सकता हूँ दूसरा एग्जांपल, जैसे इसी में और लिख लेते हैं। जैसे एग्जांपल और, जैसे आई हैड पास डैश, जैसे मैं बोलूंगा आई हैड पास डैश, आई हैड पास डैश अ डैश अ फॉरेस्ट, मतलब किसी से होकर गुजरने के सेंस में। टू रीच फॉरेस्ट, टू रीच हिज हाउस, ऐसा। तो गुजरने के सेंस में, पास के सेंस में आपको ध्यान रखना है, ठीक है, गुजरने के सेंस में। आई हैड पास डैश अ डैश फॉरेस्ट टू रीच हिज हाउस, उसके घर के नजदीक का पहुंचूंगा जब मैं जंगलों से होकर गुजरूंगा। होकर गुजरने के सेंस में, है ना, होकर गुजरने के सेंस में क्या होगा, थ्रू का यूज होगा। क्या यूज होगा, थ्रू का यूज होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, थ्रू प्रीपोजिशन करेक्ट रहे। तो आंसर इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। आप लोगों को शायद क्लियर हो चुकी होगी बात, ठीक, क्लियर है, क्लियर हो रहा है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके बाद नेक्स्ट हम लोग आते हैं। इसके बाद देखिए रूल नंबर 40, है ना, या ट्रिक नंबर 40 डालेंगे, है ना, हेडिंग में, और ट्रिक नंबर 40। अब देखिए ट्रिक नंबर 40। अब देखिए इसमें ध्यान रखना, एक शब्द आता है बी अवेयर, ठीक है, बी अवेयर शब्द है हमारे पास, बी अवेयर भी ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है ना। बी अवेयर के साथ हम लोग को यूज करना होता है आप का। बी अवेयर के साथ क्या यूज करेंगे, आप प्रीपोजिशन आता है, इसको ध्यान रखना। यदि बी अवेयर शब्द आ गया तो क्या हो जाएगा, आप का यूज करेगा। बी अवेयर का मतलब क्या होता है, सावधान, है ना। बी अवेयर का मतलब क्या होता है, सावधान। तो जैसे बोल सकते हैं बी अवेयर ऑफ डॉग्स, बी अवेयर ऑफ थिंग्स, ऐसा करके तो लिख सकते हैं ना, एग्जांपल लिख सकते हैं। जैसे बी अवेयर डैश डॉग्स, ऐसा हमको क्या करना चाहिए, डॉग्स से सावधान होना चाहिए। तो क्या आ जाएगा, आप आ जाएगा। और भी एग्जांपल हम लोग लिख सकते हैं, बना सकते हैं। समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। चलिए 40 हो गया, चलिए अब मिटा रहा हूं उसको, है ना। तो इस प्रकार से हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जितने भी हमारे प्रीपोजिशन है ना, उसको क्या करते जा रहे हैं, पढ़ते हुए जा रहे हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यदि शब्द आ जाता है, 40 हो गया, 41 में आते हैं, ट्रिक नंबर 41। अब देखिए अब हमारे पास यदि शब्द आ जाता है क्लोज, नेक्स्ट और अपोजिट, इसमें 3 शब्द है, क्लोज, नेक्स्ट और
अपोजिट। तो इसके साथ क्लोज, नेक्स्ट और अपोजिट, इसके साथ हमको यूज करना होता है टू प्रीपोजिशन का। कौन सा प्रीपोजिशन? टू प्रीपोजिशन यूज करेंगे जब नजदीकी से संबंधित हो। जब किससे संबंधित हो? नजदीकी। सेंस क्या निकले? नजदीकी निकले या नजदीक निकले। सेंस निकलना चाहिए नजदीकी, नहीं निकलेगा तो यूज नहीं करना है इसके साथ। नहीं निकलेगा तो क्या यूज नहीं करना है? इसका यूज नहीं करना है। जैसे देयर इज टेम्पल, जैसे बोल सकते हैं देयर इज टेम्पल क्लोज डैश माय हाउस। देयर इज टेम्पल क्लोज डैश माय हाउस, ऐसा है। तो क्या इसमें आएगा? क्या इसमें प्रीपोजिशन टू लगेगा? क्लोज है, नेक्स्ट है, अपोजिट है, इसके साथ क्या लगता है? टू प्रीपोजिशन लगता है। लेकिन यदि क्लोज का बात नहीं हुआ, नजदीकी का बात नहीं हुआ, देयर इज टेम्पल क्लोज टू माय हाउस, ऐसा यूज कर सकते हैं क्या? नहीं करेंगे, इसमें प्रीपोजिशन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पर नजदीकी वाला सेंस नहीं निकल रहा है। देयर इज टेम्पल क्लोज माय हाउस, इसमें टू आपको यूज करने की जरूरत नहीं। दूसरा उदाहरण देखिए, यदि तुम उसके नजदीक जा रहे हो तब होगा। तुम जा रहे हो, आ रहे हो, तब वो नजदीक वाला होगा। क्लोज, नेक्स्ट, अपोजिट। तुम उसके नजदीक गए, तुम उसके पास गए, नेक्स्ट गए, तुम उसके अपोजिट गए, तो उस स्थिति में होगा। यहाँ पर टेम्पल क्लोज तो है ही, इसमें टू अलग से लगाने की जरूरत नहीं, अपने आप में पूर्ण सेंटेंस है। जैसे देखिए, जैसे मैं बोलता हूँ he came and sat, आया और बैठा, dash me, ऐसा। he came and sat dash me, तो क्या हो जाएगा? he came and sat dash me। यहाँ पर सेट के बाद हो सकता है क्लोज, जैसे क्लोज डैश मी, ऐसा क्लोज डैश मी, समझते जाना है ना। तो क्या आ सकता है? देखिए, he came and sat close me। अब देखिए, वह आया और मेरे नजदीक बैठा, है ना। तो क्या हो जाएगा? टू आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग वहां पास गया वो व्यक्ति और आके उसके नजदीक बैठा, तब उस स्थिति में क्या होगा? टू का यूज करना है। उसी प्रकार से अपोजिट नेक्स्ट के साथ भी आप लोग यूज कर सकते हैं। लेकिन नजदीक है तो पहले से ही है, इसको बताने की जरूरत नहीं है, इस वजह से यहाँ नहीं लगा। ठीक, समझ में आया हो? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखिए ट्रिक नंबर 42। अब देखिए 42 क्या कहता है? यदि शब्द आ जाए फेथफुल, लॉयल, ऑनेस्ट, डेडिकेटेड, इंपॉर्टेंट वर्ड है ना। लॉयल, फेथफुल, ठीक है, डेडिकेटेड, लॉयल, फेथफुल, डेडिकेटेड, ऑनेस्ट, सब सिमिलर मीनिंग है ना। सब ईमानदारी से संबंधित है, सब पूरा है ना, ईमानदारी से संबंधित सभी शब्द है। लॉयल, फेथफुल, ऑनेस्ट और डेडिकेटेड। इसके साथ हमको फिक्स प्रीपोजिशन यूज होता है, इसके साथ भी टू का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? टू का यूज करते हैं, है ना। फेथफुल विश्वास, लॉयल विश्वास योग्य, डेडिकेटेड, ऑनेस्ट सभी मतलब विश्वास और इससे संबंधित है, ईमानदारी से संबंधित है। चलिए जैसे एग्जांपल लिखते हैं इसका, ठीक है। एक एग्जांपल, हिज वाइफ इज फेथफुल डैश टू हर हस्बैंड, ऐसा। हिज वाइफ इज फेथफुल डैश हर हस्बैंड, ऐसा। इस प्रकार से बन सकता है, ठीक है। हिज वाइफ इज फेथफुल टू हर हस्बैंड, क्या आ जाएगा? टू हर हस्बैंड आ जाएगा। फेथफुल शब्द को ध्यान में रखना है, फेथफुल के साथ आएगा टू। इसी के साथ आपका लॉयल भी ले सकता है ना, ऑनेस्ट हो सकता है, ठीक है, और इधर का जो है डेडिकेटेड भी हो सकता है और फेथफुल भी हो सकता है, ठीक। तो इसको आपको क्या करना है? दिमाग में थोड़ा सा ध्यान में रखना है। चार शब्द, लॉयल, फेथफुल और ऑनेस्ट, ठीक। चलिए इसको ध्यान में रखना, क्या आ जाएगा? टू आ जाएगा, ठीक। समझ में आया होगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रिक नंबर 43। ये भी इंपॉर्टेंट है। यदि वर्ड आ जाता है एम, समझना, वर्ड यदि क्या है? वर्ड आ जाता है हमारे पास, जैसे मैं लिखता हूं यहां पर एम, तो एम में ध्यान रखना, एम का यूज दो प्रकार से हो सकता है। एम का यूज हम लोग नाउन के रूप में भी कर सकते हैं और वर्ब के रूप में भी कर सकते हैं। तो
वर्ब के रूप में करेंगे, मतलब क्रिया के रूप में यदि करते हैं तो इसका मतलब होता है लक्ष्य रखना, ठीक है। और यदि हम नाउन के रूप में इसको यूज करते हैं, संज्ञा के रूप में इसका यूज करेंगे, संज्ञा के रूप में, तो इसका मतलब होता है लक्ष्य, केवल क्या होता है लक्ष्य, और वर्ब मतलब रखना हो गया, ठीक है। तो एम का यूज हम लोग करेंगे, एम मतलब लक्ष्य, रखना तो क्रिया हो गया, नाउन तो लक्ष्य। तो लक्ष्य रखना में हम लोग यूज करेंगे एट का, इसका यूज करेंगे एट का, एट प्रीपोजिशन यूज करेंगे, इंपॉर्टेंट है ना। लेकिन नाउन यदि आ जाता है, एम का उद्देश्य नाउन निकल रहा है, तो वहां पर अपन यूज करेंगे ऑफ, इसका यूज करेंगे ऑफ का यूज करेंगे। समझ में आया? ऑफ का क्या करेंगे? यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल समझते हैं और इसको, ठीक। चलिए, जैसे ही ऑलवेज एम डैश गेटिंग, जैसे मैं बोला ही ऑलवेज डैश गेटिंग, he always dash getting benefit from his business, benefit from his business, benefit from his business, इस प्रकार से पहला सेंटेंस हुआ, ठीक है। और भी हो सकता है सेंटेंस, जैसे मैं बोलूंगा द एम ऑफ, दूसरा द एम ऑफ माई लाइफ, यहाँ तो मैं बता दीजिए है ना, द एम ऑफ डैश लाइफ, समझना, जैसे फ्लैग रहेगा यहाँ पर, बता दिया हम आप लोगों को, द एम डैश लाइफ इज टू बिकम अ टीचर, इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से ही ऑलवेज डैश गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम हिज बिजनेस, वो हमेशा क्या करता है, ही ऑलवेज हो गया हमेशा, अब यहाँ पर सब्जेक्ट आ गया है, ऑलवेज हो गया, इसके बाद क्या रहेगा, वर्ब के रूप में यहाँ पास एम का क्या होगा, उद्देश्य होगा, ही ऑलवेज एम्स रहेगा ना, यहाँ पर, यहाँ एम्स अपन लोग लिखेंगे, है ना, छूट गया यहाँ पास, क्या लिखेंगे, एम्स, ही ऑलवेज एम्स, इस प्रकार से आपको लिखना, छूट गया, ठीक है। ही ऑलवेज एम्स डैश गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम हिज बिजनेस, इस प्रकार से। तो ही ऑलवेज एम्स, अब वो हमेशा उद्देश्य रखता है क्या करने के लिए, बेनिफिट प्राप्त करने के लिए अपने बिजनेस को, ऐसा कहा जा रहा है, तो क्या आ जाएगा, लक्ष्य रख रहा है, तो क्रिया है तो क्या होगा, एट का यूज होगा, क्या यूज होगा, एट का यूज होगा। यहाँ पर देखिए, द एम डैश लाइफ इज टू बिकम अ टीचर, एम उसका उद्देश्य क्या है, इस बार उसका लक्ष्य क्या है, लाइफ में टीचर बनना। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, नाउन हो गया, तो नाउन हो गया, और यहाँ पर ये वर्ब है तो एट लगा, नाउन रहेगा तो क्या लग जाएगा, आप का यूज होगा, तो क्या होगा, आप का यूज होगा, लिख भी दिए थे वहां पर, है ना। चलिए, ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे, इसमें 43 नंबर नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला बढ़ते हैं, है ना, अगले नंबर पे आते हैं। जैसे शब्द आ जाता है एक्वाइट, जैसे शब्द आया नेक्स्ट 44, है ना, नेक्स्ट ट्रिक हमारा ट्रिक नंबर 44। जैसे नेक्स्ट वर्ड आता है हमारे पास, जैसे एक्विट, एक्विट है, एक्यूज है, एक्विट, एक्विट, एक्यूज, एक्विट, एक्यूज, एक्यूट मतलब होता है दोष, एक्विट मतलब क्या होता है, दोष मुक्त करना, इसका मतलब दोष मुक्त करना, और एक्यूज मतलब होता है दोष लगाना, मुक्त करना और लगाना दोनों, एक्विट और एक्यूज दोनों शब्दों को ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। इसके साथ अपन को यूज करना होता है ऑफ का, इसके साथ कौन सा वर्ड आता है, ऑफ प्रीपोजिशन यूज में अपन करते हैं। जैसे एग्जांपल, जैसे मैं लिखा ही, एग्जांपल समझना, ही, एग्जांपल हमारे पास है, ही वाज एक्विटेड ऑफ, he was acquitted of, acquitted of, क्योंकि एक्विट आया हम लोग अपन आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं, आप, है ना, ऐसे करके he was acquitted of the charge of, the charge of, the charge of bribery, ठीक है, charge of bribery, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, bribery ही लग जाएगा, charge of bribery, ठीक है। इस प्रकार से तो एक्विटेड वर्ड आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल एक एक्यूज वाला देख लेते हैं, है ना, तो एक्विटेड वर्ड आपको दिमाग में बैठा के रखना है। he accused me dash his full support, his full support, he accused, ऐसा है, he accused me dash
द फुल फुल सपोर्ट, ठीक है, फुल सपोर्ट, ठीक, चलो फुल सपोर्ट। तो क्या होगा, वो पूरे तरीके से जोर लगा के क्या किया, उस पर आरोप लगा दिया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पास आपका यूज। तो आपको वर्ड बस को ध्यान में रखना है दिमाग में कि एक्यूज आया और एक्यूज आया तो आपको क्या लगाना है, आपका यूज करना है, ठीक है। इसी प्रकार से जैसे बोल सकते हैं, इसी में और वर्ड अपन यूज कर सकते हैं आपके साथ, है ना। जैसे आपके साथ वर्ड आ जाता है बोस्ट, BOAST, बोस्ट वर्ड याद रखना। जैसे ब्रेग है ना, ब्रेग BRAG, ब्रेग, इसका मतलब होता है, दोनों का मतलब होता है दिखावा करना, है ना, दिखावा करना। तो इसके साथ भी अपन यूज करते हैं आप प्रीपोजिशन का, इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है, पूछ सकता है, ठीक है ना, ठीक। चलिए अब चार्ज के साथ भी होता है आरोप लगाने के केस में, है ना, लेकिन नाउन हो तो, है ना, आरोप लगाने के केस में भी हो जाता है। तो इस प्रकार से हमको क्या करना है, वर्ड को दिमाग में थोड़ा सा ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक और है जो एग्जाम में पूछा जाता है ना, अधिकतर पूछता है एग्जाम में, जैसे सिंस है और फॉर है ना, सिंस और फॉर है। ट्रिक नंबर 45 ऐसे कर लेना, है ना, आप लोग नोट कर सकते हैं। सिंस का यूज कब करते हैं, सिंस का यूज करते हैं निश्चित समय के लिए, निश्चित समय, और फॉर का यूज कब करते हैं, अनिश्चित समय, अनिश्चित टाइम, अनिश्चित समय के लिए यूज करते हैं। आप लोग को मालूम ही होगा, है ना, अनिश्चित समय के लिए यूज करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए हम निश्चित समय मतलब मैं बोलूंगा, निश्चित समय मतलब फिक्स्ड, और अनिश्चित समय मतलब 2 घंटा, 3 घंटा, 4 दिन, 5 दिन, 6 घंटे, 5 घंटे, सुबह से शाम से, इस प्रकार से। तो फिक्स नहीं रहेगा, फिक्स नहीं रहेगा तो फॉर, फिक्स रहेगा तो सेम। देखिए जैसे एग्जांपल लिखता हूं मैं, ऐसे लिखता हूं मैं, he has been working this company dash 2015। तो क्या हो जाएगा, वर्ष आगे, तो 2015 से वो कार्य कर रहा है, समय क्या निश्चित है, तो क्या आ जाएगा यहाँ, सिंस आएगा, क्या आ जाएगा, सिंस आ जाएगा, ठीक। पहला एग्जांपल। दूसरा, जैसे मैं बोलूंगा he has been reading dash morning। अब मॉर्निंग का भी पीरियड फिक्स होता है, सुबह से पढ़ना है, सुबह मतलब 12 बजे के बाद, 12 घंटे का सुबह, 12 घंटे का शाम होता है ना, तो सिंस ये भी फिक्स है ना। अब जैसे मैं बोलूंगा, एक एग्जांपल, जैसे मैं बोलूंगा रवि has been studying dash 2 hours, जैसे ऐसा हो गया 2 hours, इस प्रकार से 2 घंटे से वो पढ़ाई कर रहा है। तो कितने समय का, किस दिन का, किस तिथि का, कोई मालूम नहीं है, तब क्या यूज करना है आपको, यहाँ पर फॉर का यूज करना है। फॉर का यूज अनिश्चित समय के लिए, जिसमें हमको समय एग्जैक्ट ज्ञात नहीं होता है, उस स्थिति में क्या हो जाएगा, सिंस का यूज नहीं करके हम क्या करेंगे, फॉर का यूज करते हैं। तो इसको आपको क्या करना है, दिमाग में थोड़ा सा ध्यान में रखना है। समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज और देख लेते हैं, जो लगभग हमारा ये प्रीपोजिशन का क्या होता है, जो एग्जाम में काम का चीज है, जिस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं उस प्रकार हमारा लगभग समाप्त हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और देख लेते हैं, इनटू का यूज। ये भी एग्जाम में थोड़ा सा ज्यादा पूछा जाता है। लगभग हमारा ये कंप्लीट हो चुका है, और भी वर्ड होंगे हैं, आप देख सकते हैं, लेकिन जितना एग्जाम पर्पज से हमारे काम का था वो सारी चीजें हमने कंप्लीट कर ली है। देखिए एक और यूज देख लेते हैं, ट्रिक नंबर 46, इनटू का यूज, है ना, इनटू का यूज, इनटू का यूज थोड़ा सा पूछा जाता है। तो देखिए इनटू का यूज हम लोग करते हैं, पहला चीज याद रखना है आप लोगों को, गतिशील अवस्था को बताने के लिए, गतिशील अवस्था को बताने के लिए, गतिशील अवस्था को बताने के लिए, ठीक है। और या गतिशील अवस्था को बताने के लिए, या परिवर्तन के लिए, या परिवर्तन के लिए, गतिशील अवस्था बताने के लिए, या किसी चीज में हमको क्या करना हो, परिवर्तन की बात करना हो, तब भी हम क्या यूज करेंगे, इनटू का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल समझना, एग्जांपल मैं लिखता हूं, जैसे पहला एग्जांपल हमारे पास है, he jumped dash the river, he jumped dash the river, he jumped dash the river, ठीक। दूसरा एग्जांपल जैसे हमारे पास है,
दूसरा एग्जांपल जैसे मैं बोलूंगा मिल्क चेंज डैश मिल्क चेंज डैश मिल्क चेंजेस डैश कर्ड, ऐसा बोल सकते हैं, है ना, मिल्क चेंजेस डैश कर्ड। अब वहां पर लेकिन कर्ड में मेड वाला में अलग है, मेड वाले में आंख वाला आता है, आप फ्रॉम वाला यूज करना है, लेकिन यहाँ मिल्क चेंज हो गया, परिवर्तन हो गया, अवस्था परिवर्तन की बात हो रही है। तीसरा एग्जांपल और जैसे मैं बोलूंगा वाटर टर्न्स, जैसे मैं बोला वाटर टर्न्स डैश वेपर, वाटर टर्न डैश वेपर 800 डिग्री सेंटीग्रेड, 800 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे बोल सकते हैं ट्रांसलेट इनटू हिंदी इंग्लिश इस प्रकार से बोलते हैं ना, तो परिवर्तन हो रहा है, तो ही जब वह खुदा परिवर्तन हुआ इसका, अब नदी में चलेगा तो क्या हो जाएगा इनटू मिल्क चेंजेस डैश क्या हो जाएगा इनटू कर्ड, वाटर टर्न्स डैश वेपर, वाष्प में बन गया पानी, तो क्या हो गया परिवर्तन हो गया। अब जैसे मैं बोलूंगा जैसे एग्जांपल चौथा ही इज रीडिंग डैश हिज हाउस, इस प्रकार तो इसमें क्या होगा अवस्था परिवर्तन हो रहा है, क्या ही इज रीडिंग और पढ़ रहा है अपने घर में, घर के अंदर पढ़ेगा भाई, है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ इन, यहाँ पर नहीं लगा देना है, तो यहाँ क्या आ जाएगा इन ही रहेगा। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो जाता है प्रीपोजिशन का जितना भी शब्द था, है ना, उस शब्द को हमने क्या किया शब्द के माध्यम से, रूल के माध्यम से कंप्लीट किया है। और कुछ शब्द और है जिसका थोड़ा सा ध्यान में रखना, जैसे हंगर हो गया, जैसे और है जैसे शब्द मान लो कुछ अन्य शब्द जिसमें हम लोग प्रीपोजिशन डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है, जैसे हंगर, ठीक है, इलनेस, है ना, हंगर हो गया, इलनेस हो गया, ठीक है, डाई हो गया, डिसीज हो गया, ये सब पढ़ चुके हैं ना, हंगर, इलनेस, इन सभी शब्द के साथ आपको क्या यूज करना है, आप का यूज करना है, किसका यूज करना है, आप का यूज करना है, ठीक है, हंगर, इलनेस, इनके साथ क्या यूज करना है, आपको आप का यूज करना है। अब देखिए इन्फ्लुएंस के साथ एक ध्यान रखना है, इन दोनों के साथ क्या यूज करना है, आप का यूज करना है, क्या यूज करना है, आप का यूज करना है। जैसे एक वर्ड और आता है जो कि एग्जाम में पूछा गया है ना, एडमिटेड के साथ क्या यूज होगा, एडमिटेड के साथ, एडमिटेड वर्ड बताइए, एडमिटेड में ऑन का यूज होता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इन्फ्लुएंस शब्द का और ध्यान रखना, एक एग्जाम में आया था, इन्फ्लुएंस के साथ, इन्फ्लुएंस के साथ आपको क्या यूज करना है, ऑन का यूज करना है, इन्फ्लुएंस ऑन, इन्फ्लुएंस मतलब होता है प्रभाव, इन्फ्लुएंस मतलब क्या होता है प्रभाव, ठीक है, तो इसके साथ क्या यूज करना है, ऑन। तो इस प्रकार से हमने क्या किया है, जितने भी प्रीपोजिशन से क्वेश्चन बने हुए हैं, जिस टाइप से बन सकते हैं, उस सभी चीज़ों को हमने स्टेप बाय स्टेप एक एक करके हमने क्या किया है, ट्रिक के माध्यम से या रूल के माध्यम से हमने इसको कंप्लीट किया। तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, चलिए थैंक यू सो मच।